गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा कल अपन बिंदु स्त्रावण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कल आपको मैंने बिंदु स्त्रावण की पूरी प्रक्रिया लास्ट में समझा दी थी, ठीक है बेटा। आज अपन सबसे पहले एक प्रश्न पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं बेटा वो बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आ चुका है। देखिए मैंने बोर्ड पे प्रश्न लिख दिया, बिंदु स्त्रावण की क्रियाविधि में प्रयुक्त होने वाले जल रंध्र का डायग्राम बनाइए। तो अपन को इस चित्र में केवल और केवल जल रंध्र का चित्र बनाना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने चित्र बना देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपन आज की स्टडी शुरू करेंगे। तो देखो बेटा इस तरह से प्लॉट करोगे आप, ठीक है बेटा, देखते रहना। है ना। अब देखिए सबसे बाहर की ओर तो अपन को एपिडर्मिस बनानी है, अधिचर्म। ये मैंने एपिडर्मल कोशिकाएं बना दी, ठीक है। नाम लिख देता हूं बेटा इनका, अधिचर्म। इस तरह से बनाऊं कि यहां पर एक जलरंध्र के समान संरचना स्पष्ट हो जाए, ठीक है। आगे चलिए। ये बेटा इसकी द्वार कोशिकाएं हो गई, निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं। चित्र में यहाँ पर अपन लिख देंगे निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं। यहाँ पे ये अपन ने जलरंध्र बना दिया, ठीक है ना। अब बेटा आपको कल मैं समझा चुका हूँ कि जलरंध्र के नीचे ढीला सा अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त मृदुतक पाया जाता है, ठीक है ना। ये बना दिया। और इस ऊतक को अपन क्या बोलते हैं, कल मैं समझा चुका हूँ, एपीथेम, ठीक है ना। और बेटा एपीथेम के जस्ट नीचे अपन को इस तरह से जाइलम की वाहिका अथवा वाहिनिकाएं दर्शानी है। तो इनका अपन नाम लिख देते हैं जाइलम की वाहिकाएं, या इनको वाहिनिकाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। और बेटा एपिडर्मिस के ठीक नीचे इस तरह से ये खंभूतक की कोशिकाएं हो गई, इस तरह से बना देंगे। इनके अंदर भी अपन केंद्रक प्रदर्शित कर देंगे। तो ये चित्र यहाँ पे अपन ने लिख दिया खंभूतक। तो बेटा ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। तो बेटा जो डायग्राम आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आ चुका है। प्रश्न कैसे आया था, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिंदु स्त्रावण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जलरंध्र का चित्र खींचिए, आरेख बनाइए। तो ये आपके सामने उसका आरेख हो गया, ठीक है बेटा। मिटा दूँ इसको, आगे चलिए। अब अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण, दोनों में अंतर पढ़ना है बेटा, ठीक है। इधर तो मैंने लिख दिया वाष्पोत्सर्जन, और इधर कौन सी क्रिया लिख दी मैंने,
बिंदु स्त्रावण। बिंदु स्त्रावण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गट्टेशन। और वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपाइरेशन। तो अब इनके अंतर देख लीजिए आप, ठीक है ना। देखो, जल का पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या बोलोगे? जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में उत्सर्जित होना, जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में उत्सर्जित होना क्या कहलाता है? बिंदु स्त्रावण। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। ये जो क्रिया होती है ये रंध्रों के द्वारा होती है, ठीक है। और ये क्रिया किसके द्वारा होती है बेटा? जल रंध्रों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जल रंध्रों के द्वारा, ठीक है। तीसरी पॉइंट देखो आप, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में सर्वाधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में सर्वाधिक होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि उसी समय रंध्र खुले रहते हैं, ठीक है ना। जबकि बेटा बिंदु स्त्रावण की क्रिया सर्वाधिक होती है प्रातः काल के समय, सर्वाधिक। जलरंध्र 24 घंटे खुले रहते हैं। जलरंध्र 24 घंटे खुले रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। रंध्र की संरचना से संबंधित कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होता। और यहाँ कौन सा ऊतक होता है बेटा? एपीथेल, पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट में बेटा, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो निष्क्रिय जल अवशोषण पर आधारित होती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट, जबकि बेटा बिंदु स्त्रवण की क्रिया तब होती है जब जल अवशोषण अधिक व वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो देखो बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए है, ठीक है। अब इन्हीं सारी बातों को मैं आपके सामने दोबारा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। तो अपना प्रश्न क्या था बेटा? वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रवण की क्रिया में क्या अंतर है? वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। और बिंदु स्त्रावण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गट्टेशन। अब अंतर सुनिए। देखो बेटा, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जबकि इधर क्या बोलेंगे बेटा? जल का
छोटी छोटी बूंदों के रूप में उत्सर्जित होना बिंदु स्त्रावण कहलाता है। एक अंतर हो गया। दूसरे पे आइए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा खुलती है जो दिन के समय खुले और रात्रि में बंद रहते हैं, ठीक है। जबकि बिंदु स्त्रावण की क्रिया जल रंध्रों के द्वारा होती है। जल रंध्र 24 घंटे खुले रहते हैं। पॉइंट नंबर तीसरे पर आइए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वाधिक होती है। इसलिए होती है बेटा क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आइए। बिंदु स्त्रवण की क्रिया प्रातः काल के समय सर्वाधिक होती है, ठीक है। देखो बेटा, यद्यपि क्यों होती है सर्वाधिक प्रातः काल के समय, वही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। यद्यपि बेटा जो जलरंध्र हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं, ठीक है। आगे अपन एक पॉइंट में पढ़ेंगे कि बिंदु स्त्रावण की क्रिया उस समय सर्वाधिक होती है जब पादप द्वारा मृदा से जल अवशोषण अधिक और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो देखो बेटा, प्रातः काल के समय जल अवशोषण तो खूब होता है लेकिन वाष्पोत्सर्जन की दर नेग्लिजिबल होती है। तो उस केस में आपको मैंने कल 2 उदाहरण बताए थे, अरबी और गार्डन नेक्स्टर्सियम बताए थे ना। उन पादपों की पत्तियों के किनारों पर जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया। अगले पॉइंट पर आइए बेटा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले रंध्रों में या रंध्रों से संबंधित कोई विशिष्ट प्रकार के ऊतक नहीं होते, जबकि बिंदु स्त्रावण की क्रिया में भाग लेने वाले जल रंध्रों से एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक संबंधित होते हैं जिनको अपन एपिथेम बोलते हैं। कल आपको मैं समझा चुका हूँ बेटा कि जल रंध्र के ठीक नीचे अत्यधिक अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त कोमल मृदुतकीय कोशिकाओं सा बना एक ढीला सा ऊतक पाया जाता है जिसे एपिथेम कहते हैं। जबकि इस प्रकार के ऊतक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से संबंधित रंध्रों में नहीं होते, मीन्स रंध्रों से संबंधित नहीं होते। एंड बेटा लास्ट बात देखो बेटा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया निष्क्रिय जल अवशोषण पे आधारित होती है, ठीक है। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। जल अवशोषण की क्रिया में जल अवशोषण 2 प्रकार का होता है, सक्रिय एवं निष्क्रिय जल अवशोषण। तो बेटा ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये निष्क्रिय जल अवशोषण पे आधारित होती है, ठीक है। जबकि बिंदु स्त्रावण की क्रिया अत्यधिक जल अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में होती है। तो इस प्रकार बेटा 2 नंबर का एक प्रश्न ये भी आपके सामने खत्म हो गया। क्या प्रश्न था अपना? वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण की क्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। ध्यान से सुनना बेटा, अब थोड़ा सा पाठ टिपिकल हो जाएगा क्योंकि अब अपन पढ़ने वाले हैं रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। तो बेटा यहाँ पर अपन को 3 परिकल्पनाएं पढ़नी हैं। तो सबसे पहली परिकल्पना जो अपन पढ़ रहे हैं वो है
मंड शर्करा परिकल्पना। मंड क्या नाम है परिकल्पना का बेटा? मंड शर्करा। मंड शर्करा परिकल्पना। तो ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। ये पहली परिकल्पना अपन पढ़ रहे हैं। क्या नाम है परिकल्पना का? मंड शर्करा परिकल्पना। तो देखिए बेटा, दिन में, दिन के समय, गौर करना, दिन के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और आपको तो पता ही होगा बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? CO2 का। तो बेटा दिन के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे CO2 का उपयोग होता है। तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता घट जाती है, यानी कि CO2 का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है ना, जिससे बेटा द्वार कोशिकाओं का pH बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 7। और बेटा अधिक pH पर फास्फोराइलेज नामक एंजाइम सक्रिय हो जाता है। कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है? फास्फोराइलेज। और ये एंजाइम क्या करता है बेटा? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ये मैंने शर्करा लिखी है नीचे, ग्लूकोज 6 फास्फेट, कोष्टक में मैंने लिख दिया शर्करा। ठीक है ना बेटा? तो ये तो दिन की कहानी है ना। तो द्वार कोशिकाओं में स्टार्च किस में बदल गई? शर्करा में। शर्करा के बन जाने के कारण, सुन लिया, द्वार कोशिकाओं की DPD अधिक हो जाती है। शर्कराओं के बन जाने के कारण द्वार कोशिकाओं की DPD बढ़ जाती है और वो निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करके स्फीत अवस्था में आ जाती हैं। निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करके स्फीत अवस्था में आ जाती हैं और बेटा रंध्र खुल जाते हैं। तो ये तो दिन की घटना है। और रात्रि में इसका उल्टा होता है बेटा, वो भी लिख देता हूँ। रात्रि में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा द्वार कोशिकाओं में, नहीं, CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, pH का मान कम हो जाएगा। ठीक है ना, pH का मान क्या हो गया? कम हो गया। तो जो शर्करा है वो किस में बदलेगी? स्टार्च में। और स्टार्च के निर्माण होते ही DPD की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटा द्वार कोशिकाओं से जल निकलकर किन में चला जाएगा? निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं में। सलथ अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और रंध्र बंद हो जाएंगे। तो देखो बेटा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो गई। ठीक है ना बेटा? अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है? पूरी की पूरी कहानी आपके सामने संक्षेप में मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी। अब इस पूरी कहानी को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बेटा, अपन क्या पढ़ रहे हैं? रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि।
तो सबसे पहली क्रियाविधि कौन सी पढ़ रहे हैं? मंड शर्करा परिकल्पना, है ना। तो आप बोलोगे रंध्र के खुलने एवं बंद होने की मंड शर्करा परिकल्पना सर्वप्रथम जेडी सायरे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। ठीक है। हालांकि इस परिकल्पना का उल्लेख लॉयड ने पहले किया था। एक्चुअल में सायरे से पहले लॉयड ने द्वार कोशिकाओं में मंड की उपस्थिति बताई थी। सुन लिया। अब परिकल्पना पे आ जाते हैं और टू द पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यानपूर्वक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, सायरे के अनुसार दिन के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का उपयोग होता है। ठीक है। जिससे द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। द्वार कोशिकाओं का pH बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 7। अधिक pH पर एंजाइम फास्फोराइलेज सक्रिय हो जाता है। ठीक है बेटा। और ये सक्रिय एंजाइम मंड को, स्टार्च लिखा है ना, स्टार्च को ग्लूकोज 6 फास्फेट में यानी कि शर्करा में परिवर्तित करता है। तो द्वार कोशिकाओं में शर्करा बन गई। आगे चलिए। शर्करा की उपस्थिति के कारण द्वार कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है। ये निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण कर फूल जाती हैं, अर्थात स्फीत अवस्था में आ जाती हैं। और द्वार कोशिकाओं की स्फीत अवस्था के कारण ही रंध्र खुल जाते हैं। तो ये तो बेटा दिन की बात हो गई। एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, सायरे के अनुसार दिन में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, CO2 का उपयोग होता है, हाँ या ना। CO2 की सांद्रता में कमी आ जाती है, pH का मान बढ़कर 7 हो जाता है। अधिक pH पर फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और यह एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। द्वार कोशिकाओं में शर्करा की उपस्थिति के कारण डीपीडी का मान अधिक हो जाता है। वो निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण कर फूल जाती हैं और साथ ही रंध्र खुल जाते हैं। अब इसका उल्टा बात करते हैं। रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, pH का मान कम हो जाता है। कितना हो जाता है? पहले 7 था, अब 5 हो गया। पहले की उल्टी प्रोसेस होगी। पहले तो मंड का शर्करा में, अब शर्करा का मंड में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप द्वार कोशिकाओं की डीपीडी कम हो जाती है और वो बेटा अपने जल को निकटवर्ती कोशिकाओं में डालकर शलत अवस्था में आ जाती हैं और उनके शलत अवस्था में आते ही रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा, यद्यपि मैंने पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी, ठीक है, पर इसी पूरी प्रक्रिया को अब मैं एक समीकरण के द्वारा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो देखो, स्टार्च को आपको पता ही होगा, मंड लिखते हैं। इसमें जब इनऑर्गेनिक फास्फेट, IP का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक फास्फेट होता है। ठीक है ना। तीर के निशान लगा दीजिए, रिवर्सिबल। तो ये ऊपर वाली जो क्रिया है ये तो कब होगी? दिन में, है ना। इस स्थिति में pH का मान कितना होता है? 7। कौन सा एंजाइम काम करता है? फास्फोराइलेज। एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? शर्करा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये शर्करा हो गई।
यहाँ उल्टा करके लिख दो रात्रि, और pH का मान कितना लिख देंगे 5। तो बेटा आपने मंड शर्करा परिकल्पना को एक पूरे के पूरे समीकरण के द्वारा व्यक्त कर दिया, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसके बाद अभी 2 परिकल्पनाएं और बची हैं रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया में। एक परिकल्पना तो स्टीवार्ड की है जो कि लगभग इसी सायरे की परिकल्पना के समान है, और दूसरी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख और पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो कल मैं इन दोनों परिकल्पनाओं को आपको समझा के इस लेसन को ख़त्म कर दूंगा। तो बेटा आज अपन ने 3 चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी, ध्यान से घर पे पढ़ते रहना, सीट बाज़ार में अवेलेबल है, वहाँ से लेके याद करते रहना, ठीक। और जो बात आपको समझ में ना आए, मैं कई बार कह चुका हूँ, उसको आप टिक करते चलें। देखो बेटा, एक तो आपने बिंदु स्त्रवण की क्रिया में भाग लेने वाले जलरंध्र को आरेखित किया, ठीक है। दूसरे आपने वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रवण की क्रिया में डिफरेंसेस पढ़े, ठीक है। और तीसरी बात, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया की प्रथम परिकल्पना पढ़ी। कौन सी परिकल्पना थी वो परिकल्पना थी मंड शर्करा परिवर्तन परिकल्पना, ऐसे नाम ले दीजिए, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।